चले शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे संगठनात्मक प्रभावशीलता, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, और इसी के संदर्भ में संगठन के सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट या थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक प्रभावशीलता में आप देखेंगे दो शब्द हैं, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन और प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। संगठन की हम बात कर रहे थे कल कि संगठन या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। शब्दार्थ और भावार्थ दोनों की हमने चर्चा की। शब्दार्थ देखा हमने, ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति हुई ऑर्गेनिज्म से, जिसका मतलब था ऐसे अवयवों का समूह जो परस्पर संबंधित हों और एक इकाई के रूप में अपने कार्यों को संपन्न करें। हम बात कर रहे थे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, बहुत सारे अंग तंत्र हैं, सबके काम भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन सब परस्पर निर्भर हैं और एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। भावार्थ हमने बात की, प्रशासन द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित संरचना संगठन कहलाती है और उसके 5 तत्व होते हैं। और प्रभावशीलता क्या है, इफेक्टिवनेस, तो देखिए 2 शब्द स्क्रीन पे लिखे दिख रहे हैं आपको। एक कार्यकुशलता या एफिशिएंसी और दूसरा प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों को हम पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करेंगे, किया जाता है पर्यायवाची सिनोनिम्स के रूप में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल। हालांकि इनमें कुछ फिर तकनीकी अंतर होता है, जैसा प्रशासन और प्रबंधन में हमने देखा कि पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि डेप्थ में जाएं टेक्निकली तो फिर कुछ उनमें डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, वही स्थिति यहाँ है। आम बोलचाल में बिल्कुल पर्यायवाची हैं ये दोनों शब्द, कभी हम कार्यकुशलता दक्षता का यूज कर लें, कभी प्रभावशीलता का, लेकिन तकनीकी दृष्टि से कुछ अंतर भी है। क्या अंतर, वो यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है। कार्यकुशलता या एफिशिएंसी एक यांत्रिक अवधारणा है, मैकेनिकल अप्रोच है। इसमें आगत और निर्गत के बीच का अनुपात देखा जाता है या रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और ये एक नैरो अप्रोच है या संकुचित अवधारणा है। कोई हम काम कर रहे हैं, किसी वस्तु किसी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारा उसमें इनपुट क्या लग रहा है, मान लीजिए 10 रुपए। अब उसे आगे जब हम सेल कर रहे हैं, किसी को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, मान लीजिए 15 रुपए। 10 रुपए हमारा खर्च हुआ, इनपुट बदले में हमें 15 मिला या 12 मिला या 13 या 20। तो क्या रेशियो है ये इनपुट और आउटपुट के बीच का, उसको कार्यकुशलता या एफिशिएंसी कहा जाता है। जितना कम से कम समय में, जितना कम से कम संसाधनों का खर्च करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए या प्रॉफिट, हम उतने ज़्यादा एफिशिएंट या कार्यकुशल कहलाते हैं। जबकि
जो प्रभावशीलता है इसमें हम इनपुट और आउटपुट का रेशियो नहीं देखते, बल्कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो काम किए, जो गतिविधियां की, जिस पर्पस के लिए की, वो पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है खर्च 10 किया, बदले में रिटर्न 8 ही मिला, 5 मिला, लेकिन जिस पर्पस के लिए हमने एफर्ट किया वो पर्पस पूरा हो गया। 800 रुपए का सिलेंडर खरीदा हमने, गरीब को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में दे दिया, तो 800 खर्च हुआ, मिला क्या? 0। तो हम एफिशिएंट नहीं हैं। लेकिन हमारा पर्पस था महिला कल्याण या महिला सशक्तिकरण, एक गरीब महिला को वो धुएं से बचाना, वो पर्पस सॉल्व हो गया, तो हम प्रभावशील हैं, उद्देश्य प्राप्ति। तो ये एक व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जहां उद्देश्य सर्वोपरि है हमारे लिए। सच्चाई है कि हमें दोनों की जरूरत है। हमें कार्य कुशलता भी चाहिए है। आज के समय में आबादी इतनी है, संसाधन बहुत सीमित हैं, हम उनका मिसयूज नहीं कर सकते। हमें कम समय, कम संसाधनों में आउटपुट चाहिए है, उसकी भी जरूरत है। और जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं संगठन या प्रशासन के, उनको भी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो वास्तव में संगठन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता, हमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहां देखें, अब हमने अंतर भी बता दिया दोनों का, लेकिन याद रखें कि आम बोलचाल में पर्यायवाची के तौर पे प्रयोग किए जाएंगे। यहां लिखा हुआ है कि संगठन की सफलता हेतु जरूरी है कि कार्यकुशलता और दक्षता को बनाए रखते हुए प्रभावशीलता की प्राप्ति की जाए। तो हमने कहा कि हमारे लिए सब जरूरी है, कार्यकुशलता भी जरूरी है और प्रभावशीलता भी जरूरी है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि ट्रेडिशनली या परंपरागत रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जोर इफेक्टिवनेस पर ज्यादा होता था। यहां परंपरागत का मतलब है बिफोर एलपीजी। बिफोर एलपीजी देखेंगे तो लोक प्रशासन का जोर प्रभावशीलता पर ज्यादा था, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रचलित था, लोक कल्याणकारी राज्य जिसमें हम जनता के समावेशी विकास पर जोर देते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबका विकास, सभी क्षेत्रों में विकास। उस दौर में सरकार खर्चों की चिंता नहीं करती थी, बस पर्पस था कि जो हमारा अंतिम उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, आत्मनिर्भरता या जो भले उसके लिए हमें ऋण लेना पड़े, जो भी। देखिए 90 में हम ऋण जाल में फंस गए, क्योंकि ऋण ले लेके भी हमने लोगों का कल्याण किया, इनपुट आउटपुट पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आफ्टर एलपीजी 1991 एलपीजी के बाद अब हमारा जोर कार्यकुशलता के साथ प्रभावशीलता पे है। दूसरे शब्दों में जिसे हम 3ES की संज्ञा देते हैं। 3ES, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। कार्यकुशलता या दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता। आफ्टर एलपीजी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, हमने 3E पर जोर देना शुरू कर दिया, जिसमें हमें कार्यकुशलता या दक्षता भी चाहिए है, हमें खर्चों में कटौती या मितव्ययता की भी जरूरत है, और प्रभावशीलता तो हमेशा से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी प्रभावशीलता को तो छोड़ ही नहीं सकता। भाई वेलफेयर करना ही है, हमें गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही है, 2 टाइम का खाना देना ही है, खाद्य सुरक्षा या और दूसरे योजनाएं चलानी है।
तो प्रभावशीलता तो पहले भी थी, अब भी है, बस अब हमने साथ में कार्यकुशलता को भी शामिल किया है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आई है कि बिना कार्यकुशल हुए लंबे समय तक प्रभावशील नहीं हुआ जा सकता। सरकार अगर 84 रुपए में आज की डेट में पेट्रोल बेच रही है, दिल्ली की जो कीमत है पेट्रोल की, तो और खूब आलोचनाएं भी हो रही हैं कि सरकार खूब टैक्स लगा रही है पेट्रोल पे, क्या हम कच्चा कितने में आयात कर रहे हैं इंपोर्ट, और उस पे एक्साइज ड्यूटी और दुनिया भर के टैक्स के बाद कितने में मिल रहा है। तो लेकिन सरकार कहती है कि अगर हम एक हाथ से लेंगे नहीं तो दूसरे हाथ से देंगे कैसे। भाई पेट्रोल में कमाएंगे तभी तो उज्ज्वला में फ्री सिलेंडर बांटेंगे, तभी तो किसान सम्मान निधि में 6-6 हज़ार रुपया अकाउंट में डालेंगे। कोई सरकार के पास पेड़ तो लगा नहीं है, कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं है कि तोड़ा और सबको देती रहे सरकार। तो कहीं से कुछ तो कमाई के जरिए बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर कार्यकुशल नहीं होंगे तो प्रभावशील कैसे होंगे, उद्देश्य प्राप्त कहां से होगा। अब हमारी अप्रोच बदल गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो संगठनात्मक प्रभावशीलता नाम है टॉपिक का, लेकिन वास्तव में संगठनात्मक कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता कहा जाए इसे तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमें वर्तमान समय में दोनों की जरूरत है, कार्यकुशलता की भी और प्रभावशीलता की भी। संगठन की जो कार्यकुशलता और प्रभावशीलता है कैसे बढ़ेगी, किन तत्वों के ऊपर निर्भर है कार्यकुशलता और प्रभावशीलता। हम आपसे बात कर रहे थे कि संगठन का निर्माण अनिवार्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर होता है। वो 5 तत्व हैं उद्देश्य, संरचना, तकनीक, व्यक्ति और बाह्य वातावरण या इकोलॉजी। हमने देखा कि अनिवार्य रूप से किसी भी संगठन का निर्माण उन 5 तत्वों से मिलकर होता है। उद्देश्य होगा, संरचना होगी, तकनीक होगी, संगठन में कुछ व्यक्ति ह्यूमन बीइंग्स होंगे, और संगठन या प्रशासन की एक इकोलॉजी होगी, एक बाह्य वातावरण या परिवेश भी होगा। हर संगठन का निर्माण अनिवार्य रूप से इन 5 तत्वों से मिलकर होता है। स्वाभाविक सी बात है कि संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। मानव शरीर का निर्माण जिन अंगों और अंग तंत्रों से मिलकर हुआ है, अगर वो अंग और अंग तंत्र स्वस्थ हैं तो मानव शरीर स्वस्थ है। तो वही बात यहाँ कि हमें संगठन को कार्यकुशल बनाना है, प्रभावशील बनाना है, और ऐसा इसलिए करना है ताकि हम प्रशासन को कार्यकुशल बना सकें और प्रभावशील बना सकें। संगठन की कार्यकुशलता स्वाभाविक सी बात है, जो संगठन के तत्व हैं उनके ऊपर निर्भर करेगी। वही देखिए आप यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं स्लाइड में कि संगठनात्मक प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। कुछ पॉइंट यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। संगठनात्मक प्रभावशीलता के डिसाइडिंग फैक्टर्स या ऐसे तत्व जिन पर संगठन की प्रभावशीलता बड़ी मात्रा तक डिपेंडेंट या निर्भर है, और जो ये पॉइंट हैं ये इन्हीं 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। देखिए आप, पहला पॉइंट है कि संगठन के जो उद्देश्य हैं, हम जब उन उद्देश्यों का निर्धारण करें तो ध्यान रखें कि वो उद्देश्य सामाजिक परिवेश और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हों।
हमें इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना होगा, हमारा सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा, लोग सरकार से, संगठन या प्रशासन से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो जाननी होंगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, नीतियां बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। किसान कानूनों को लेके, कृषि कानूनों को लेके देखे किसान आंदोलन, और सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप बहुत दावा कर रहे हैं कि किसानों का हित होगा, और किसान खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाई उनका हित हो, तो ठीक है, फिर आपकी क्या पड़ी है आपको? भाई जिनके हित की आप बात कर रहे हैं, अब वही कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए अपना हित, ये कानून हटा लो, तो फिर हटा लो। जब उनको ही नहीं चाहिए तो बाहर में जाए, मरना है मरे, जीना है जिए, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? अपना आपका 5 साल कार्यकाल पूरा करो, लेकिन सरकार कहती कैसे नहीं? बच्चा जिद करता है, वो तो नहीं पीता दवाई, उसे तो अकल नहीं है, जबरदस्ती उसके मुंह में कड़वी दवाई डालनी पड़ती है। टीका लगवाएंगे अब वैक्सीन का, तो बच्चा रोएगा, फिर भी लगवाएंगे। बच्चा तो कहेगा कि नहीं लगवाना हमें, तो क्या छोड़ देंगे उसको उसके हाल पे? तो गार्जियन की, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को तो अकल नहीं होती, उसे तो समझ नहीं होती कि सही गलत क्या है उसके लिए। आज उसे टीका नहीं लगवाएंगे, बीमार हो जाएगा, बड़ा होके वही गाली देगा माँ बाप को कि हमें तो अकल नहीं थी, तुम्हें तो थी अकल, क्यों तो हमारी बात में आ गए, 2 थप्पड़ मारते हमें और लगवा देते टीका। तब तो सरकार कह रही नहीं भाई अब किसानों को भी उतनी समझ नहीं है, विपक्ष भड़का रहा है, जो भी 2 साल बाद 1 साल बाद पता लगेगा इन कानूनों का क्या फायदा है। और आलोचक कह रहे कि नहीं भाई जिनके हित की आप बात कर रहे हैं, अगर उनको ही नहीं चाहिए वो कानून, तो क्यों आप जबरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं? तो वही यहां बात हो रही है कि भाई जिनके लिए आप काम करेंगे, अगर उनसे ही नहीं पूछेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो नहीं जानेंगे, और नीतियां बना देंगे, उद्देश्य तय कर देंगे, तो हो सकता कि आपको सफलता ना मिले। आपका जो संगठन है, प्रशासन है, वो उतना कार्यकुशल और प्रभावशील ना हो पाए। दूसरी बात वहीं से जुड़ा है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में जन सहभागिता और जन सहयोग। तो अगेन भाई जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी नीतियों योजनाओं को, कहां से सही तरीके से आप लागू कर देंगे? सीए कानून बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, इतने विरोध हुए, आज तक सरकार कैसे उसे लागू करना है उसके रूल्स रेगुलेशन ही तय नहीं कर पाई। किसान आंदोलन नहीं तो कृषि कानून, चलिए सरकार जबरदस्ती थोपे भी, लेकिन रोज इस तरह की आंदोलन हो, कहां से लागू कर पाएंगे? तो हमें उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो प्राप्ति की जो तरीका है, क्रियान्वयन प्रक्रिया है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में पीपुल्स पार्टिसिपेशन और पीपुल्स सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। बिना उनके नीतियों को बेहतर ढंग से लागू नहीं कर सकते, मतलब संगठन और प्रशासन को कार्यकुशल नहीं बना सकते। आगे देखिए, संरचना और कार्यों के बीच में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। प्रशासन कैसा है, प्रशासन के उद्देश्य कैसे हैं, उसके लिए किस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या काम सौंपे गए हैं, क्या जिम्मेदारियां, तकनीकें दी गई हैं। अगर उन सबके बीच में एक बेहतर सामंजस्य या तालमेल नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। नेतृत्व की प्रभावशीलता, जो लीडर है उसको सक्षम दक्ष होना जरूरी है। उसमें जब तक स्किल्स नहीं होंगी, उसमें लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता नहीं होगी, चाहे वो उसके सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे जनता हो, तब तक भाई वो योग्य होगा, वो ईमानदार होगा, वो निष्पक्ष होगा, वो संवेदनशील, जो भी एक प्रशासक के वैल्यूज या जरूरी गुण हैं, अगर वो नहीं है लीडर में, तो वो लीडर कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो कर्मचारी हैं उनको भी योग्य सक्षम होना जरूरी है, और उसके लिए हमें उनके रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। भाई जो लीडर हैं, टॉप लेवल पे बैठे लोग हैं, वो तो बेसिकली डायरेक्शन देंगे, वो तो बेसिकली पॉलिसी नीति बना के दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो सबॉर्डिनेट्स या लोअर लेवल पे बैठे कर्मचारियों की होगी। उनका भी योग्य सक्षम होना जरूरी है। उसके लिए उनकी भर्ती और प्रशिक्षण व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है। अगर हम संगठन में, प्रशासन में योग्य सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पा रहे, तो
कितना भी हाथ पैर मार लें, हम सिर पटक लें, संगठन कार्यकुशल नहीं होगा। अगर गधों को भर्ती कर लिया तो फिर हमें जो लोग संगठन में काम करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उनके सैलरी, उनके लिए रिवार्ड, उनके लिए प्रोत्साहन, पुरस्कारों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आदमी से हम काम करवाएं और बदले में शाम को हाथ जोड़ के नमस्कार करके कहें कि घर जाओ, तो कैसे अगले दिन आएगा वो काम करने? तो काम के बदले पर्याप्त वेतन देना पड़ेगा, इज्जत सम्मान देना पड़ेगा, पुरस्कार देने पड़ेंगे, मतलब रिटर्न रिवार्ड प्रतिफल देने पड़ेंगे। एक बेहतर संतुलन होगा इनके बीच में, तब तो वो कर्मचारी काम करेंगे आके, तब तो संगठन और प्रशासन कार्यकुशल होंगे। सामंजस्यपूर्ण वातावरण, आपस के लड़ाई झगड़े नहीं चलेंगे। हम जानते हैं कि दो या अधिक व्यक्ति हों, संस्थाएं हों, तो जब तक उनके बीच में बेहतर तालमेल, सहयोग, सामंजस्य नहीं हो, आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े हों, तो कभी भी उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। तो संगठन की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता के लिए संगठन में एक सौहार्दपूर्ण माहौल का होना जरूरी है। आजकल की बात करें तो देखिए, एक सूचना प्रबंधन और संचार व्यवस्था, आजकल हम देख रहे हैं कि आईटी का जमाना है, आईसीटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी संगठन आज आईटी और आईसीटी को नज़रअंदाज करके सोचे कि वो एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिवली अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेगा, तो पॉसिबल नहीं है। 21st सेंचुरी है, समय के साथ चलना पड़ेगा। हम लोग ही देखिए, जैसे समय बदला, परिस्थिति बदली, कोरोना ने कितना बदल दिया हम लोगों को। हमने भी उस आईटी आईसीटी को अडॉप्ट किया, उस नई टेक्नोलॉजी को, और आज हम लोग देखिए उसी का यूज कर रहे हैं। तो समय के साथ चलना जरूरी है अगर हमें संगठन को बचाए रखना है, बनाए रखना है, और जो उद्देश्य है उनको बेहतर तरीके से प्राप्त करना है। रिफॉर्म तो करने ही पड़ेंगे हमेशा, अल्टीमेट कोई नहीं होता, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे काम करने के तरीके हो। तो जो भी उसमें कमियां दिख रही हैं उनको हम सुधारें, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। हमने संगठन में नई तकनीकें अपना ली, लेकिन उन तकनीकों को प्रयोग करने के जानकार ही नहीं है हमारे पास संगठन में, तो अभी हमने कहा शुरू में भाई 2-4 दिन आपको भी दिक्कत हुई, हमें भी दिक्कत हुई। अभी भी अब किसी दिन सतवीर की छुट्टी तो हमें टेंशन हो जाता है, मंडे को सतवीर को नहीं आना तो टेंशन है कि अभी अब कैसे इतना सारा हम अकेले संभालें। तो नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली, लेकिन अगर उस टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेनिंग नहीं दी है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है, तो दिक्कत है। भी अब हमने उतना तो सीख ली टेक्नोलॉजी की, यहाँ यूज कैसे करना है, बोर्ड पे आपको कैसे पढ़ाना है, लेकिन अब क्लास शेड्यूल करना, फिर गूगल मीट में और पूरा जो जितना सारा हाथी ये पाल लिया कि सेटअप अपना, कैसे क्लास शुरू हो, कैसे आप लोग जुड़ें, कैसे लिंक हो, ये लाइव क्लास चले, तो और दुनिया भर की चीज़ें उसमें। तो अब उस तरह का टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो इन चीज़ों को देखे। कभी कोई दिक्कत हो जाए शुरू में, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है, अदरवाइज रिफॉर्म बेकार हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट, जैसा देश वैसा वेश, मतलब परिवेश बदलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो उसके अनुरूप हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो समय हमें बदल देगा। तो या समय के साथ हम बदलें, और नहीं तो खत्म हो जाए। तो वो जो खुली प्रणाली की हम बात कर रहे थे, ओपन सिस्टम की, वातावरण गतिशील है, वातावरण में चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने चाल चलन, अपने व्यवहार, अपने नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये कुछ निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले कारक हैं संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को। और देखिए, इन्हीं 5 तत्वों की हमने बात की है। शुरू के 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, उद्देश्य, तो वो उससे जुड़े हो गए कि उद्देश्यों में हम क्या बातें ध्यान रखें। फिर संरचना तकनीक की बातें आ गई,
फिर व्यक्ति से जुड़े पॉइंट आ गए, नेतृत्व, कर्मचारियों की भर्ती, योगदान, प्रतिफल वगैरह। फिर देखिए लास्ट में हम परिवेश की बात करने लगे, एक दो पॉइंट और ओवरऑल आ गए। प्रभावशाली आईसीटी एक तरह से तकनीक का ही पार्ट है वो। तो देखिए उन्हीं 5 तत्वों से जुड़े कुछ ये पॉइंट हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है संगठनात्मक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे बढ़ें, उसी बात को थोड़ा सा दूसरे रूप में देखेंगे। अब हम संगठनात्मक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को जोड़ेंगे संगठन के सिद्धांतों से। तो देखिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन 3 तत्वों से मिलकर बना है। विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। तीनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो प्रशासन की एक परिभाषा बनाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। इसका सहयोग और समन्वय पर आधारित होना जरूरी है। विशिष्ट उद्देश्य 2 तरह का होता है, लोकहित तो लोक प्रशासन और निजी हित या लाभ तो निजी प्रशासन। और हम ये भी देखते हैं कि प्रशासन द्वारा अपने विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन बनाया जाता है जिसके 5 तत्व होते हैं। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा, उसकी एक संरचना और एक कार्य। संरचना को नाम दिया हमने संगठन और कार्यात्मक पहलू को नाम दिया मैनेजमेंट, प्रबंध। अब देखिए हम चाहते हैं कि प्रशासन ज्यादा कार्यकुशल हो या प्रभावशील। अब पर्यायवाची के रूप में ही हम इन शब्दों को यूज करेंगे, मतलब आप जानते हैं दोनों का जो अंतर है, मैंने वो भी बता दिया। अब ये कॉमन ही चलेंगे वर्ड। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन कार्यकुशल हो, प्रभावशील हो, मतलब कि संगठन अपने जो निर्धारित उद्देश्य हैं उन्हें समय पर सही तरीके से कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए पूरा कर ले। यही हमारा पर्पज है। कैसे होगा प्रशासन कार्यकुशल? जब संगठन कार्यकुशल होगा। भाई हम जानते हैं कि संगठन और प्रबंध कार्यकुशल होंगे तो उन्हीं 2 से मिलके तो प्रशासन बना है, तो प्रशासन कार्यकुशल हो जाएगा। और संगठन कब कार्यकुशल होगा? जब संगठन के जो तत्व हैं ये कार्यकुशल होंगे। अगेन वही बात कि मानव शरीर जिन अंगों से मिलके बना है, अंग तंत्रों से मिलके बना है, वो स्वस्थ होंगे तो शरीर स्वस्थ। तो बात को उल्टा कर रहा हूं, अगर ये 5 तत्व स्वस्थ हैं, कार्यकुशल हैं, तो संगठन कार्यकुशल होगा। संगठन और प्रबंध कार्यकुशल हैं तो प्रशासन कार्यकुशल हो जाएगा। मतलब प्रशासन अपने विशिष्ट उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करेगा। और हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमें प्रशासन को कार्यकुशल बनाना है। अब देखिए ये 5 तत्व अगर कार्यकुशल हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए इन 5 तत्वों में कुछ कुछ कमियां हैं, दिक्कतें हैं, तो फिर जैसा हम बात कर रहे हैं हमें इन तत्वों को कार्यकुशल बनाने के लिए इनमें जरूरी सुधार या संशोधन करने पड़ेंगे। भाई अभी जो हमारे पढ़ाने की टेक्निक है हमें लग रहा कि ये बहुत प्रभावी नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तालमेल नहीं बैठ रहा, तो फिर हम इस टेक्निक में
कुछ चेंज करें। हमें लग रहा कि संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कामचोर हैं, आपके प्रति उनका बिहेव फ्रेंडली नहीं है, तो हम उन्हें चेंज करें। पहले तो उनके ही काम करने के तरीके को बदलें और फिर भी नहीं मान रहे तो रिप्लेस करें। तो अगर संगठन के तत्व कार्यकुशल हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं तो उनमें जरूरी सुधार संशोधन करने होंगे ताकि हम उन्हें कार्यकुशल बना सकें। इस सारी बात को सोचा प्रशासन से जुड़े विभिन्न विद्वानों ने, जिसकी अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं, हमें प्रशासन को कार्यकुशल बनाना है, उसके लिए संगठन की कार्यकुशलता जरूरी है, उसके लिए संगठन के तत्वों का कार्यकुशल होना जरूरी है, और उसके लिए उन तत्वों में जरूरी परिवर्तन और सुधार आवश्यक है। ये सारी बात, ये सारी समस्या या चुनौती आई प्रशासन से जुड़े विद्वानों के सामने। उन्हें अब रिसर्च करनी थी, रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए इन विद्वानों के द्वारा, स्टडी की गई, और फिर इन विद्वानों ने अपने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और बताया कि हम किस तत्व में क्या परिवर्तन करें ताकि वो तत्व कार्यकुशल हो जाए। किस तत्व में परिवर्तन और क्या परिवर्तन ताकि वो तत्व कार्यकुशल हो। पूरी कहानी आपके सामने है। तत्व कार्यकुशल होगा तो संगठन और उससे प्रशासन कार्यकुशल हो जाएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर आए सबसे पहले। टेलर ने कहा कि संगठन में जो काम करने की तकनीकें हैं, अगर हम इनको सुधार दें, कुछ वैज्ञानिक विधियों और पद्धतियों का प्रयोग करें, तो संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। लोगों को कुछ पैसे का लालच दे दें, उन्हें एक अच्छा कार्य करने का माहौल दे दें। इस तरह से उन्होंने अपनी राय रखी। एक दूसरे विद्वान आए, मैक्स वेबर। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को आइडियल बना दें तो संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। कैसे बनेगी ब्यूरोक्रेसी आइडियल? उन्होंने अपना एक मॉडल रख दिया। हेनरी फ्योल। उन्होंने कहा कि अगर हम संगठन में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सर्वव्यापी नियम जैसे हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, इनको लागू कर दें तो संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। एल्टन मीवा, उन्होंने कहा, रे मूर्ख हो आप लोग, इन सबसे कभी होता है संगठन कार्यकुशल? नियम कानून की तकनीकें ये बेकार की चीजें, इनसे नहीं होता संगठन कार्यकुशल। संगठन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, इसकी फीलिंग्स को समझें, उन्हें सेटिस्फाई करें, इनके साथ थोड़ा अपनापन दिखाएं, प्यार मोहब्बत से बात करें, तो संगठन कार्यकुशल होगा। तो जितने मुंह उतनी बातें। जो भी समस्याएं हैं, जहां भी समस्याएं हैं, 10 लोग 10 विचार देते हैं। कोई कह रहा कि चलो ठीक है, एमएसपी इतनी दिक्कत है, कर दो कानून कंपलसरी, क्या दिक्कत है? कोई कह रहा कैसे कर दें, आज तक नहीं हुआ तो अब आज कैसे कर दें? कोई कह रहा और एक तरीका है भैया कि हरियाणा पंजाब के किसानों को दिक्कत है, उन 2 राज्यों में नहीं करो नए कृषि कानून लागू, बाकी देश में कर दो। तो हर आदमी, भाई सबको भगवान ने दिमाग दिया है, विवेक बुद्धि दी है, सब अपना अपना एक भाई आइडिया लेके आते हैं। यहाँ प्रशासन से जुड़े जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, वो भी अपना एक आइडिया लेके आए कि हम संगठन के किस तत्व में परिवर्तन करें और क्या परिवर्तन करें ताकि वो तत्व कार्यकुशल हो।
इन विद्वानों के जो विचार थे, जो आइडिया थे, उन्हीं को हमने नाम दिया संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन विद्वानों के व्यक्तिगत विचार, जिसमें ये बताया गया कि किस तत्व में परिवर्तन और क्या परिवर्तन। अब आप देखिए, अगर टेलर ने कहा कि संगठन की संरचना और तकनीक महत्वपूर्ण है, उसको सुधार लें तो संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। कल जो हम बात कर रहे थे, औपचारिक अनौपचारिक, बंद खुला, खुले में दो, तो अगर टेलर ने कहा कि हम संगठन के संरचना और तकनीक को सुधार लें तो संगठन कार्यकुशल हो जाएगा, मतलब टेलर किस कैटेगरी के थिंकर हो गए? यांत्रिक, औपचारिक, बंद। हमने कहा था आपसे कि 12 पॉइंट में कुछ भी एक होगा तो बाकी दूसरे 11 जरूर होंगे। तो अगर हमने कहा कि टेलर संरचना तकनीक पे जोर दे रहा है, मतलब बस तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए बंद, औपचारिक और उसकी पूरी 12 विशेषताएं। फ्योल ने कहा कि सर्वव्यापी नियमों को लागू करें। नियम मतलब वही औपचारिक, बंद। फ्योल भी उसी ग्रुप के हो गए। मेयर कह रहे कि नहीं, आप लोग मूर्ख हो, पागल हो, इन सबसे होता है कभी संगठन कार्यकुशल? व्यक्ति की भावनाएं, उनकी संतुष्टि जरूरी है। मतलब खुला, खुले में बी वाला, इनफॉर्मल, तो हो गई 12 विशेषताएं। चेस्टर बर्नार्ड है, उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति की संतुष्टि भी जरूरी है और तकनीकों को सुधारना भी जरूरी है, किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरी है। मतलब B/A+B हो गया। तो देखिए बस यही है कि हर विद्वान अपने अनुसार एक आइडिया देगा, हमें बताएगा कि हम क्या करें। सारा देख रहे हैं आप कि प्रशासन को कार्यकुशल बनाना है, प्रभावशील बनाना है, उसके लिए संगठन की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता जरूरी है। उसके लिए ही सारा ये एफर्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो मूल उद्देश्य है संगठनात्मक प्रभावशीलता, और उसी के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी। नहीं, कुछ नहीं है, ना कमी है ना प्रभावशीलता है। ये भी तराजू में तौलने की बात नहीं है, पहले भी थी प्रभावशीलता, आज भी है। बस साथ में हमने कार्यकुशलता जोड़ दी है, बस ये है। बाकी 1 किलो 2 किलो जैसा नहीं है कुछ तराजू में तौलने जैसा। पहले भी थी प्रभावशीलता, अब भी है, साथ में कार्यकुशलता जोड़ दी गई है। ठीक है? ये चीजें मात्रात्मक नहीं होती, ये चीजें गुणात्मक होती हैं। तो इनका हम उस तरीके से मापन मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कम की ज्यादा नहीं। बस तब भी थी, अब भी है, साथ में कार्यकुशलता है। प्राप्ति के तरीके कुछ बदले हैं, बस यही होता है। और कुछ क्लियर है? तो चलिए, तो अब आप देख रहे हैं यहां पूरा कॉन्सेप्ट संगठनात्मक प्रभावशीलता का, प्रभावशीलता और कार्यकुशलता का, और उसी के लिए संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन। आज के लिए जो लास्ट काम है, लास्ट स्लाइड है हमारे लिए, वो है कि इन सिद्धांतों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। कौन कौन से सिद्धांत आए हैं, उनका नेचर क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो सिद्धांतों का स्वरूप तथा वर्गीकरण, नेचर एंड
क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट या थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो संगठन के सिद्धांत 3 पार्ट में बांट के हम उनकी स्टडी करते हैं। खंड 1 को थीसिस या वाद का नाम दिया गया है, या शास्त्रीय भी कहा जाता है। खंड 1 को क्लासिकल। खंड 2 प्रतिवाद या एंटीथीसिस, या इसे नवशास्त्रीय भी कहते हैं, नियो क्लासिकल। और तीसरा खंड 3 संवाद या सिंथेसिस, इसे हम आधुनिक भी कहते हैं, मॉडर्न। तो इन 3 पार्ट में बांट के संगठन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, या शास्त्रीय, नवशास्त्रीय और आधुनिक, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। थीसिस ग्रुप में 3 सिद्धांत रखे गए हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है F.W. टेलर ने। टेलर के कुछ सहयोगी रहे हैं हेनरी गेंट, गिलब्रिथ वगैरह। दूसरा सिद्धांत ब्यूरोक्रेसी मॉडल या नौकरशाही सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया है मैक्स वेबर ने। और भी विद्वान हैं, मार्क्स, मोस्का, मिचेल, F.M. मार्क्स, मेन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर। तीसरा आदर्श संगठन सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत या औपचारिक सिद्धांत, कई नाम हैं उसके, क्लासिकल थ्योरी। उससे जुड़े विद्वान हैं हेनरी फ्योल, लूथर गुलेक, लिंडल उर्विक, मूने और रेले। थीसिस ग्रुप में ये 3 सिद्धांत रखे गए हैं। थीसिस ग्रुप में जो ये सिद्धांत हैं, इन्होंने संगठन के संरचना और तकनीक को प्राथमिकता दी है। तीनों में ये समानता है कि इन्होंने संगठन के जो 5 तत्व हम देखते हैं, उसमें संरचना और तकनीक को प्राथमिक मानते हुए अपने सिद्धांतों, अपने आइडियाज का प्रतिपादन किया है। अगेन देखिए, फिर आपको ये शब्द पता लग गया है, संरचना और तकनीक। मतलब कि जो थीसिस ग्रुप है ये बंद है, ये औपचारिक है, ये यांत्रिक है। ये नॉन इकोलॉजिकल पे बेस्ड है। ये प्रशासन और परिस्थिति के जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसकी स्टडी नहीं करता है। अपने आप को क्लोज कर लिया है इन्होंने इकोलॉजी से। ये फॉर्मल हैं, ये मैकेनिकल हैं, ये एक्स विचारधारा या और जो जो हम जानते हैं बंद प्रणाली की विशेषताएं, इन्हें कहा गया है थीसिस या क्लासिकल, शास्त्रीय। दूसरा एंटीथीसिस। एंटी मतलब उसका एकदम अपोजिट या उल्टा। वो उत्तर तो ये दक्षिण, वो पूरब तो ये पश्चिम, बिल्कुल अपोजिट सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल वाली स्थिति एंटी। तो
तो एंटीथीसिस एकदम विपरीत। इसमें है एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। मेयो के ही सहयोगी हैं कई और थिंकर जिनके नाम आप देख रहे हैं, रॉथलिस बर्जर, डिक्सन, व्हाइटहेड वगैरह। एंटी है ये। इन्होंने कहा है कि जो संगठन में व्यक्ति है उसकी फीलिंग्स हैं वो प्राथमिक और इम्पॉर्टेंट है, हमें उन पे फोकस करना होगा, हमें उन्हें सेटिस्फाई करना होगा, हमें उनके जो ग्रीवांस, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल करना होगा, उनका समाधान करना होगा। अगर लोग खुश रहेंगे तो सब संभव है, वो रात दिन भी काम करके आपका उत्पादन बढ़ा देंगे, आपकी कार्यकुशलता बढ़ा देंगे। व्यक्ति, भावनाएं, मतलब फिर अब आप जान रहे कि ये ओपन होगा, ये इनफॉर्मल होगा, ये ह्यूमनिस्टिक होगा। एकदम एंटी देखिए, बिल्कुल विपरीत हो गया। तो थीसिस और उसका एकदम अपोजिट एंटीथीसिस। और तीसरा सिंथेसिस या संवाद। इसमें 3 रखे हैं, 3 थ्योरी देख रहे हैं आप। पहली है बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी सिद्धांत। उसमें हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, मैकग्रेगर। दूसरा व्यवस्था दृष्टिकोण या सिस्टम अप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण भी कहते हैं, व्यवस्था दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। और वही सारे विद्वान जो व्यवहारवादी हैं वही सब व्यवस्थावादी भी है। लगभग मिलती जुलती थ्योरीज हैं ये। थोड़ा सा अपग्रेडेशन जो हम बात कर रहे थे कि 9 के बाद 10, नोट के बाद नोट प्रो या जो भी, तो थोड़ा सा बस जो हम 2-4 फीचर अपग्रेड कर देते हैं तो वही थिंकर या स्कॉलर व्यवहारवाद के भी हैं, सेम वही व्यवस्थावाद या प्रणाली दृष्टिकोण के भी हैं। और एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या सहभागी प्रबंध, उसमें डगलस मैकग्रेगर, रैंसिस लिकर्ट, क्रिस अर्गिरिस। मैकग्रेगर भी देखिए यहां है व्यवस्था में, तो ये सब भी व्यवस्था से जुड़े हुए। व्यवस्था में कोई अलग थिंकर या स्कॉलर नहीं है। जो व्यवहारवादी हैं, जो सहभागी प्रबंध वाले हैं, वही सब व्यवस्था में भी हैं। मतलब कहा जाए कि सिंथेसिस ग्रुप के जो स्कॉलर या थिंकर हैं वो कॉमन ही। अप्रोचेस 3 देख रहे हैं आप, लेकिन थिंकर देखेंगे आप लगभग वही हैं तीनों में। व्यवहारवाद में भी वही हैं, व्यवस्था में भी वही हैं, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में भी वही हैं। और हम देखेंगे कि ये तीनों थ्योरीज आपस में जुड़ी हैं, बस 19-20 वाला अंतर है। थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं कि 2 फीचर कम 2 फीचर ज्यादा, बाकी चीजें वही। तो 90% कॉमन, बाकी 10% कुछ 2-2 चीजें आगे पीछे, बस वो डिफरेंस है। तो वही सब थिंकर है। सिंथेसिस मतलब जोड़ देना आपस में, किसी चीज को जोड़ देना, संवाद या सिंथेसिस उसी को कहते हैं। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा, थीसिस वाले कह रहे थे कि संरचना तकनीक औपचारिक, एंटीथीसिस वाले कह रहे थे कि व्यक्ति भावनाएं अनौपचारिक, और इन्होंने क्या कहा सिंथेसिस वालों ने कि ना अकेला संरचना तकनीक से काम चलेगा, ना अकेला व्यक्ति और उसकी भावनाओं से, बल्कि हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ना अकेला औपचारिक से काम चलेगा, ना अकेला अनौपचारिक से काम चलेगा, बल्कि हमें इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब जोड़ दिया, जोड़ तो वही है संवाद, सिंथेसिस। मतलब हम कहां पहुंच गए? खुली प्रणाली B/A+B। तो जो कल हमने पढ़ा बंद A, खुला B, खुले में ही B/A+B। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो जो थीसिस है वो बंद, क्लोज A, जो एंटी थीसिस है वो खुला B, और जो सिंथेसिस है ये खुला B/A+B। ये हमें प्रवृत्ति दिखेगी इनमें। तो ये इतनी एनालिसिस शुरू में ही बता दी हमने आपको। अभी हमने किसी के विचार नहीं पढ़े, लेकिन उन विचारों का सार क्या है, क्या देखेंगे आगे हम, वो हमने शुरू में ही बता दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि इतनी बातें जब हमें इनके बारे में पता लग गई तो अब इनके विचारों को समझने में हमें आसानी होगी। हम इसी अप्रोच से देखेंगे इनके विचार, क्योंकि है यही अप्रोच, वो हमने पहले से ही बता दी है चीजें आप, कि ताकि हम ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इनके विचारों को। तो कहा जाता है कि सबसे टफ पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरीज वाला पार्ट। व्यक्ति सारी जिंदगी अपने आप को नहीं समझ पाता, और यहां हमें दूसरों को समझना है, और एक नहीं कितने सारे हैं देखिए। तो पूरी जिंदगी अपने आप से आदमी कसमकस करता है, जद्दोजहद, तो नहीं समझ पाता अपने आप को। यहाँ टेलर को भी समझना है, वेबर को भी, फ्योल को भी, मेयो को भी, और आज से 100 साल 125 साल पीछे जाके समझना है। 1910-11 टेलर, 1920 मैक्स वेबर, 1927 से 37 फ्योल गूले, 1939 एल्टन मेयो। तो आज से 80 साल 100 साल बैक में जाना है, फ्लैशबैक, और तब समझना है इनको। कितना कठिन है काम। तो अब उस काम को कितना आसान बना दें, बस अभी ये हमारे हाथ में। तो इस इतनी 3 दिन की बस इस मेहनत का उद्देश्य यही था कि जो सबसे टफ सेक्शन है वो हमारे लिए सबसे इजी, सबसे आसान हो। क्यों सिद्धांत आए हैं, क्या पर्पस है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या नेचर है उनका, क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, क्यों किया गया है, वो सारी चीजें। तो यही सारे सिद्धांत एक एक करके हमें पढ़ने हैं। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध पहला सिद्धांत है, वहां से शुरू करेंगे, और प्रणाली दृष्टिकोण या व्यवस्था सिद्धांत सबसे आखिरी है। इसी क्रम में हम एक एक करके ये सिद्धांत पढ़ेंगे, जिन्हें हमने प्रशासन के सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत की संज्ञा दी है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। क्यों ये नाम दिया गया है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद मतलब आप देख रहे हैं सिक्के का एक पहलू, एक पक्ष। प्रतिवाद आप देख रहे हैं सिक्के का दूसरा पहलू या विपक्ष। और संवाद आप देख रहे हैं दोनों का इंटीग्रेशन या एकीकरण, दोनों एक साथ।
इकोनॉमी में आप कई सारे इकोनॉमिक मॉडल या व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। एक उसमें पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट मॉडल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के नेतृत्व में खूब फला फूला। दूसरा साम्यवाद या कम्युनिस्ट मॉडल, जो रसिया, चाइना जैसे देशों के नेतृत्व में बढ़ा आगे, नहीं चल पाया हालांकि बहुत। और तीसरा समाजवाद, सोशलिस्ट मॉडल, जिसे भारत जैसे देशों ने अपनाया। 3 मॉडल। आज तो खैर अब हर जगह पूंजीवाद का ही बोलबाला है, लेकिन ओवरऑल बात करें, हिस्ट्री में जाके देखें तो ये 3 मॉडल मेनली जो डेवलपमेंटल मॉडल हैं या विकास के मॉडल हैं, जिस देश ने जिसको अडॉप्ट किया। पूंजीवाद, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका फेवर ज्यादा करता है, ऐसा माना जाता है। अमीर और अमीर, गरीब थोड़ा पिछड़ता है। दूसरा साम्यवाद, जो उसका एकदम एंटी या अपोजिट है, वो लेबर क्लास के, श्रमिकों के हितों की बात करता है, उनको सारी सत्ता सौंप देने की बात करता है। अमीरों के खिलाफ हिंसा करो, गरीबों में बांट दो। और तीसरा है समाजवाद, वो कहता है नहीं, सब इक्वल हैं, सब इंसान हैं, बराबर हैं, सबको आगे बढ़ने का, तरक्की और विकास करने का समान अधिकार है, हम उसी पे चलते हैं। तो पूंजीवाद, पूंजीपतियों का समर्थक, मतलब व्यवस्था का एक पक्ष, एक पहलू। साम्यवाद, श्रमिक, मतलब एकदम अपोजिट, दूसरा पहलू। और समाजवाद, दोनों एक साथ, मतलब एकीकरण। तो पूंजीवाद को कहते हैं अगर हम वाद या थीसिस, तो साम्यवाद क्या है उसका एंटीथीसिस। और समाजवाद क्या है? सिंथेसिस। वही प्रवृत्ति यहां है, देखिए। थीसिस संरचना, तकनीक, औपचारिक, एक पहलू। एंटीथीसिस एकदम उल्टा, व्यक्ति, भावनाएं, अनौपचारिक। और सिंथेसिस दोनों, औपचारिक भी अनौपचारिक भी, मतलब पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मतलब उस तरह की अप्रोच है इसमें कि कोई एक पक्ष की बात कर रहा है, कोई एकदम विपरीत पक्ष की बात कर रहा है, कोई दोनों को साथ लेके चलने की बात कर रहा है। तो वैसी स्थिति में हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसी आधार पे हमने ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया है। एक विद्वान और हैं यहां, महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनफैक्ट महिला विद्वान हैं। थीसिस और एंटीथीसिस के बीच की चेन या कड़ी कहा जाता है उन्हें मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट और एक थिंकर, महिला प्रशासनिक विचारक हैं। इन्हें थीसिस और एंटीथीसिस, वाद और प्रतिवाद के बीच की कड़ी की संज्ञा दी गई है। क्यों, कैसे वो दोनों के बीच की कड़ी हैं, वो फिर हम आगे जानेंगे। आदर संगठन के समय में उन्होंने मानव संबंध जैसी बातें की हैं। टाइम पीरियड था उनका जब क्लासिकल थ्योरी का जमाना था, उस दौर की थिंकर थी वो, लेकिन बातें कर रही थी वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जैसी। तो इसलिए उन्हें कड़ी कहा है। वो पूरा कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ेंगे अब ये थिंकर्स, तो समझेंगे, जानेंगे। तो ये संगठन या प्रशासन से जुड़े हुए सारे सिद्धांत हैं, उनका स्वरूप वर्गीकरण है, और संगठनात्मक प्रभावशीलता, कार्यकुशलता, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का टॉपिक है। आज हम यहीं रोकेंगे। एक एक करके अब ये थ्योरीज और इनसे जुड़े थिंकर्स हम पढ़ेंगे।
पहला सिद्धांत होगा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, और उसमें एफ डब्ल्यू टेलर का योगदान। तो मंडे को क्लास करेंगे, टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एफ डब्ल्यू टेलर। सो आज यहीं रोक रहे हैं, जैसा आपको पता है नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे। वीक में हम लोग 5 दिन करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास मंडे, टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। हाँ, बाकी लोग बंद कीजिए अपना आवाज। लालू कुमार आप अपना बंद कीजिए। कौन बोल रहा है? मनीष बोल रहे हैं या लालू बोल रहे हैं? एक आदमी पूछिए। हाँ हाँ हाँ, बताइए लालू क्या पूछ रहे हैं? खुली बंद वाला क्या करना है? अच्छा, स्लाइड फिर से देखना है। साथ साथ बना लिया कीजिएगा। ये है बंद और खुला, खींच लीजिए। हाँ। हो गया। हाँ, साथ साथ चूंकि हम तो एक एक ही समझाते हुए तो उसी समय नोट करते रहिए, और फिर इसको अपने अकॉर्डिंग भी इसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके और अच्छा अच्छा बनाते रहिए। कुछ कुछ हमें भी भेजते रहिए, कुछ कुछ अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके कलरफुल करके कि सर इसमें ये चीज़ और ऐड की जा सकती है और अच्छा। आप लोग तो और ज़्यादा जानकार हैं हमसे टेक्नोलॉजी में। ये हमारी क्रिएटिविटी है, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके कुछ और हमें आइडिया दीजिए। ठीक है, और कुछ? हाँ जी। नहीं नहीं आती है, वो केवल कंपेयर किया है हमने। वो बस एक कंपैरिजन करके बताया कि जैसे एक कॉन्सेप्ट वो है, ये कॉन्सेप्ट ये है, तो क्या समानता। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाद पूंजीवाद है, वो नहीं। वो तो बस जस्ट दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करके हमने ये समझाने की कोशिश की है आपको। हैं? नहीं, उनसे हमें मतलब नहीं है यहाँ, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ कि वो बंद हैं कि खुले हैं। वो अभी हमारा कोई इशू नहीं है यहाँ अध्ययन का, वो अलग मुद्दा है। वो तो वो जस्ट एक हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ, इस चीज को समझाने के लिए कंपेयर किया है। हम्म। और कुछ? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं? तो चलिए आज यहीं रोक रहे हैं, मंडे को मिलेंगे। टॉपिक होगा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। आप लोग जा सकते हैं, मीटिंग छोड़ सकते हैं। चलिए। हम्म। अभी ये तो बहुत आगे की चीज है। अभी तो जब मेयो पढ़ेंगे तब। हम्म।